बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती में। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ लगभग हम लोग 48 क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले। ठीक है ना, तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और जो है हमारे क्वेश्चन बताने से पहले जो है आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए और इसका जो भी अगर आपको आंसर अच्छा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जो है एकदम ठक एकदम मार दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मार दीजिए, उसके बाद जो है कुछ ही देर में जो है हम आप लोग को जो है इसका आंसर बताएंगे। ठीक है ना, जैसा ही अगर आपको लगता है कि हाँ ये एक नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो या बी हो या डी हो, कोई भी ऑप्शन चारों ऑप्शन में उसको ये हो, तो उसको जो है आप धड़ाक से जो है कमेंट बॉक्स में उसको छाप दो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप देना। उसके बाद जैसे ही हम आंसर बताएंगे तो आप अपना आंसर जो है मिलाना। लगभग हम ज़्यादा देर का समय नहीं लेंगे, यहाँ पे जो है 5 सेकंड या 10 सेकंड तक रुकेंगे, उसके बाद जो है आंसर हम बता देंगे। ठीक है ना, तो जो भी अगर आपको लगता है तो आंसर बताना। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से आज। ठीक है, तो जैसे देख ले रहे हो एक नंबर जो क्वेश्चन है अब क्या करा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है, तो फटाफट कमेंट कर दो। ए में दिया आपका 1, 2, 3 या 4, तो कितना आपका आंसर होगा, तो आंसर आपका क्या होगा 2 होगा। आंसर आपका क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा, अगला क्वेश्चन यहाँ 2 नंबर क्या कर रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण क्या होगी, तो देखिए अब कहने का अर्थ है अगर वायु की हम लोग बात करें तो कितना होता है 1.008 इसका पूर्णांक होता है। अगर जल की बात करें तो 1.33 होता है। तो ये बताइए ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, तो ये आपका जल ज़्यादा है। तो और आप जानते हैं जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो ज़्यादा घनियल रहेगा। तो जिसका घनत्व ज़्यादा है यानी घनियल है, मान लीजिए ये आपका एकदम फ्री है, वायु क्या है एकदम फ्री है, और जैसे फ्री से अगर घनियल में आएगा तो अभिलंब की क्या होगा, निकट आएगा। अभिलंब की क्या होगा, निकट। जैसे इधर से आ रहा प्रकाश आएगा तो अभिलंब के निकट आएगा, क्योंकि इधर पूरा घनिया हुआ है। आप जानते हैं जंगल या किसी आप मार्केट में जाते हैं, अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है आपका जो रास्ता इधर उधर होखिएगा, लेकिन वहीं अगर फ्री होगा तो एकदम सीधे जाएगा, कोई में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका आंसर क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। कहाँ झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जवाब धड़ा आप लोग देते चलिए, देरी मत करिए। जो भी अगर आपको कमेंट में अगर लगता है कि इसका आंसर है तो कमेंट बॉक्स में एकदम छाप दो आंसर, देरी बिना किए हुए। अगर वीडियो आपको एकदम क्लियरली दिखाई दे ही रहा होगा। ठीक है ना, और फटाफट आप लोग यहाँ करिए और जो भी आपको आंसर लग रहा है धड़ाधड़ कमेंट में ठोकते जाइए। ठीक है ना, बिना किसी देरी का। तो जैसे कि 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो फटाक से कमेंट में एकदम छाप दो एकदम धड़ाधड़। तो किस लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं। किस लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कर रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपका जो उत्तल लेंस है तो उसको कहाँ सामने रखना होगा, तो एक होता है जिसको मान लीजिए कि आपका उत्तल जो लेंस है, उत्तल लेंस में कहाँ आपको रखना होगा, मान लीजिए आपका ये उत्तल लेंस हो गया। ठीक है ना, तो इसमें जो है आपका इस यहाँ पे जो होता है आपका F1 होता है, यहाँ जो आपका C1 होता है, उस पर यहाँ आपका F2 होता है, यहाँ आपका C2 होता है। ठीक, तो कहने का अर्थ है कि अगर आप केंद्र पर रखिएगा केंद्र पर, तो इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन वक्रता केंद्र कुछ ऐसा नहीं दिया है। तो देखिए क्या कर रहा है बी नंबर में आपको क्या कर रहा है कि बी नंबर आपको ऑप्शन क्या दिया है कि लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। तो आपका आंसर यही सही होगा। आपका जो है लेंस के जो है यहाँ फोकस मान लीजिए F है, F1 है, यहाँ केंद्र क्या C है, तो एगो EF एगो EF, तो एगो F को हो गया तो 2 F हो गया, तो दुगुनी दूरी पर। तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर जो है रखेंगे तो जो है आपका उत्तल लेंस में समान साइज का क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो है, यानी वो क्या है। तो जानते हैं आप जो है अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर हमारे आँख पे बनता है तो उस जहाँ बनता है उस भाग का क्या नाम है, तो दृष्टिपटल, या इंग्लिश में कहते हैं रेटिना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेटिना। दोनों का आपको कॉम्बो याद रखना है, इंग्लिश में कहते हैं रेटिना, हिंदी में कहते हैं दृष्टिपटल, अन्यथा आपका ऑप्शन में आएगा एग्जाम में तो छूट जाएगा। ठीक है ना, ये जितनी चीज़ें पढ़ा रहे खूब ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कर रहा है यहाँ पे, 6 नंबर क्या कर रहा है आपका ऑप्शन कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। किसी अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, तो म्यू बराबर क्या होता है sin I बटा sin R, sin I बटा तो sin R होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, sin I बटा sin R होगा। ठीक है,
चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन फटाफट एकदम कमेंट चपका दो। कहता है कि किसी लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक निम्न में कौन है? फटाफट एकदम आंसर चपका दो कमेंट में मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम सफा आंसर धड़ाधड़ चपका दो यार, इस बार एकदम पूरा चपकना चाहिए तो चपकना चाहिए, ठीक है ना। तो बता दो इसका आंसर क्या होगा फटाफट। तो इसका आंसर जानते हो क्या होगा? मात्रकहीन। सुन लीजिए, आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? मात्रकहीन होगा। क्या होगा? मात्रकहीन होगा, ठीक है ना। अगला 8 नंबर क्वेश्चन का एकदम चपका आंसर कहता है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? यानी बता दीजिए, तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो ये इसका आंसर दोस्तों एकदम सब जो कमेंट बॉक्स में यार चपका दो, क्या होगा आंसर? चपका दो, एकदम देरी मत करो, एकदम बिल्कुल देरी नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। तनिक भी आप लोग देरी मत कीजिए, क्वेश्चन देखते एकदम साथ चपकाई धड़ाधड़, क्योंकि आपकी जो है थोड़ी सी देरी आपकी जो है लाइफ को थोड़ा सा ये कर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें आप देरी मत कीजिए। जो भी आप अगर क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे सामने एकदम क्वेश्चन पढ़ते हुए आंसर आपके सामने है मेरे प्यारे बंधु, एकदम धड़धड़ कमेंट में छाप दो। कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर करता है? तो सुन लो, किसी चालक का प्रतिरोध जो निम्न बात पर क्या निर्भर करता है? कि किसी तार की अगर लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी उस पर भी निर्भर करता है, उसका अनुप्रस्थ जो कांटे का क्षेत्रफल बढ़ेगा उस पर भी निर्भर करता है, चालक की प्रकृति, अगर मान लो आप किस पदार्थ का तार बनाते हो, जैसे सोना है, चांदी है, कॉपर है, किस चीज़ का आप तार बनाते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कि कह रहा क्या कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक? निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक? फटाफट एकदम छाप दो तो धड़धड़ आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बंधु? क्या होगा? वाट होगा। विद्युत शक्ति का वाट होता है। अगर वही कहता विद्युत धारा, क्या कहता? धारा। तो धारा क्या होता है मेरे दोस्तों? एम्पियर। क्या होता है? धारा क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा क्या होता है? एम्पियर। लेकिन हमसे दोस्तों धारा नहीं, शक्ति पूछा था, क्या कहेंगे? वाट कहेंगे। क्या कहेंगे? वाट कहेंगे, ठीक है ना। वहीं प्रतिरोध पूछता है तो क्या कहते हैं? ओम कहते हैं, ठीक है ना। तो यही हमसे पूछा क्या है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक, क्या कहेंगे? वाट कहेंगे। क्या कहेंगे? वाट कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जवाब दे दीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन जवाब दे दो। कहता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? सुन लो, अगर ये बात कहता कि विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति के नाम क्या है, तो शायद हम लोग यहाँ गैल्वेनोमीटर माप सकते थे, गैल्वेनोमीटर ले सकते थे। लेकिन यहाँ कहा विद्युत परिपथ में, तो हमेशा जब भी विद्युत परिपथ का अगर नाम धर देगा ना, तो मेरे प्यारे बंधु हमेशा आपको क्या लगाना होगा? आमीटर। क्या लगाना होगा? मीटर लगाना होगा। अगर विद्युत परिपथ नहीं कहता है, खाली कहता है कि विद्युत धारा को किससे निरूपित किया जा सकता है या किससे मापा जा सकता है, अगर मीटर ना रहे तो उस कंडीशन में आप गैल्वेनोमीटर को टिक कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, एकदम बिल्कुल ध्यान से कान खोल के मेरे प्यारे बंधु सुन लो, एकदम सुन लो। नहीं आता है यार लोर छाप लो, इसको छाप लो, बाद में ये एग्जाम में मिस्टेक मत करना। अगर आपका ऑप्शन में मीटर ना हो तो गैल्वेनोमीटर मारना है, अगर मीटर हो, अब यहाँ दिया हो विद्युत परिपथ, तो हमेशा आपका आंसर क्या टिक करना है? मीटर टिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर जवाब दे तो क्या करा? कह रहा कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा बात जो है सत्य है? तो बता दो मेरे प्यारे बंधु, एकदम साफ कमेंट में आंसर छाप दो। जैसे मान लो कि हमारे घर में जो है ना, जैसे हम लोग बोर्ड में देखिएगा फ्यूज तार लगा कर रखता है, ठीक है ना। फ्यूज तार क्यों लगाता है? तो देखिए उसका मैंने कथन सत्य क्या होगा? तो कहता है कि प्रतिरोध और चालक गलनांक दोनों अधिक हो। नहीं, ये बात गलत है। तो आपका आंसर इसमें क्या होना चाहिए? तो अगर इसके आंसर की हम लोग बात करते हैं, इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी होगा। कहता क्या है? फ्यूज तार के लिए समझिए, फ्यूज तार क्या होता है? फ्यूज तार के लिए क्या होता है कि इसमें जो है इसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और गलनांक कम होना चाहिए। गलनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको अधिक करना है, ये बात समझना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फटाफट इसका जो है आंसर चपका दो। कहता निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? एकदम सब आंसर चपका दो इस बार कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लाइव कमेंट बॉक्स जो है उसमें चपका दो। इसका आंसर क्या होगा? 13 का आंसर क्या होगा? चपका दो, धड़ चपका दो। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। पित्तल होगा। क्या होगा? पित्तल। बर्फ के सब जो है चुंबक में सट जाएगा, लेकिन ये नहीं सटेगा, ठीक है ना। मिश्र धातु होता है, या ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान देना। इस बार क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद ऑप्शन आपको दिखाते हैं क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे? 14 नंबर क्वेश्चन कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है, या एक सिरे की ओर घटता है, या
यहाँ पे देखिए ऑप्शन एक और यहाँ पे है कि सिरे की ओर जाने पे घटता है कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? अब इन फटाफट जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए, कमेंट बॉक्स में चिपका दो कि इसका आंसर क्या होगा। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बता दो धड़ धड़। कहता है कि क्या कहता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? सभी बिंदुओं पर समान। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? सभी बिंदुओं पर क्या होगा? समान होगा। सभी बिंदुओं पर क्या होगा? समान होगा। अब कैसे समान होगा? तो मान लो ये जैसे कि आपका ये कोई कुंडली होगा, ठीक है ना, तो इसमें जो तार लपटा होता है ना सबका दूरी सेम होता है। जो तार लपटा होता है सबकी दूरी क्या होता है? सेम होता है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। 15 नंबर का क्वेश्चन का जवाब 15 नंबर क्वेश्चन जवाब दे दो। क्या कहता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो इसका आंसर अभी फटाफट चपका दो, फटाफट चपका। कब किया था ये भी चपका दो जो है कमेंट बॉक्स में। जो है इसका खोज के प्रभाव को खोज किसने किया था और कब किया था ये फटाफट चिपका दो मेरे प्यारे बंधु, चिपका दो। क्या होगा आंसर? चलो चिपका दो, बिना देरी किए हुए चिपका दो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेट। क्या होगा? ऑस्ट्रेट ने जो है इसका खोज किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1820 में। कब किया था? 1820 में। कब किया था? 1820 में, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन बताओ, 16 नंबर का जवाब दे दो। 16 जवाब दो। कहता निम्नलिखित में कौन सा जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नहीं है हमसे पूछा है ना, चला नहीं है। तो जय मात्रा का उदाहरण का क्या नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। क्या है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। क्या नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। आप लोग देरी मत कीजिए, क्वेश्चन देखते एकदम धड़ाधड़ एकदम सा क्वेश्चन को एकदम रंग दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन जवाब दे दो। N2SO4 प्लस BaCl2 जब विक्रिया करता है तो SO4 BaCl4 प्लस 2 NaCl बनाता है। बता दें इसमें से उपयुक्त निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन से प्रकार की अभिक्रिया होती है? उपयुक्त अभिक्रिया निम्न में किस प्रकार की अभिक्रिया है? फटाफट जो है दोस्तों कमेंट मार दो, फटाफट एकदम सा कमेंट में छाप दो मेरे प्यारे बंधु। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जरा ध्यान देना, हम तुम लोगों के लिए क्या बताते हैं। जो 17 में क्वेश्चन है ध्यान देना, यहाँ जो है ना आपको कहेंगे द्विविस्थापन। क्या कहेंगे? चला देखिए इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसमें क्या कर रहा है? बी ए जो ना SO4 के साथ में विक्रिया कर रहा है, Na जो है Cl के साथ में विक्रिया कर रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो द्विविस्थापन विक्रिया करता है वैसे विक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, जिसमें क्या हो? आयनों का आदान प्रदान होता है ना, आयनों का आदान प्रदान हो यानी लेन देन हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 18 में क्या करा कि अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? एकदम से भाई मेरे प्यारे बंधु, ये इतना आसान क्वेश्चन है कि यार इसको तो चपका दो, कम से कम कमेंट बॉक्स में एकदम से चपका दो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर क्या होगा? 5.6 से कम होता है, यानी अम्लीय कहेगा ना तो 5.6 से कम। जब भी अम्लीय कहेगा 5.6 से कम यानी आपको 7 से कम होना चाहिए, ठीक है। चलो इस बार कमेंट कर दो इसका, ये तो सबको पता है। 19 नंबर एकदम सब गर्दा उड़ा दो कमेंट में। कहता है NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में क्या है? इस बार मेरे प्यारे बंधु इसका एकदम सब नाम चिपका दो कि भाई इसका नाम क्या है। बिना देरी किए चिपका दो कि इसका नाम क्या है। क्या नाम है? बेकिंग सोडा। बहुत है, इसका नाम क्या है? बेकिंग सोडा नाम है, ठीक है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन बता दो। अगला क्वेश्चन 20 नंबर जवाब दे दो। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? किस औषधि का उपयोग? अपच का अर्थ होता है मेरे प्यारे बंधु, अपच का अर्थ होता है जब आप कोई खाना खाते हैं नहीं पचता है तो उसको अपच कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अपच कहते हैं। तो बता दो धड़ाधड़ इसमें आंसर आपका क्या होगा? क्या होगा आपका आंसर? एंटासिड। क्या होगा? बिल्कुल आंसर आपका सी होगा, एंटासिड होता है। एंटासिड का अगर हिंदी का मतलब बात करें ना तो इसका हिंदी होता है प्रति अम्ल। नोट कर लो मेरे प्यारे बंधु, क्या होता है? प्रति अम्ल। क्या होता है? प्रति अम्ल होता है। इसको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, ठीक। अब चलो आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं। चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल कौन सा? निम्नलिखित में कौन सा अम्ल होता है? तो फटाफट कमेंट में मेरे प्यारे बंधु चिपका दो, क्योंकि मैंने थ्योरी से लेकर आपको हर एक वो चीज़ जो पढ़ाई है जो कि आप इसको एकदम देखते ही बना सकते हो। तो फटाफट तनी बिना किसी देरी किए हुए मेरे प्यारे बंधु आप जो है इसको चिपका दो कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मेथनोइक अम्ल जो है पाया जाता है चींटी के डंक में। कौन सा अम्ल? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। बहुत अच्छा। लेकिन आप लोगों के लिए कमेंट है जो है, आप लोग फटाफट जो है ये चीज़ें हमको जो है आप लोग कमेंट में कर देना, ठीक है ना। कमेंट में मेरे प्यारे बंधु कर देना। क्या कर देना तुम लोग के लिए? एक ये है, सबसे तुम टाइप कर दो संतरा में क्या चीज़? तो संतरा
संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एक कमेंट कर दो, ठीक है। दूसरी बात सिरका में, दूसरी बात सिरका में कौन सा पाया जाता है अम्ल। तीसरी अंगूर, अंगूर या इमली, अंगूर या इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फटाफट मेरे प्यारे बंधु कमेंट कर दो, फटाफट एकदम सब कमेंट बॉक्स में चिपका दो। संतरा में कौन सा पाया जाता है, तो सिट्रिक। कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक। कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है ना, सिट्रिक अम्ल याद रहेगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और जो सिरका में कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है, एसिटिक। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और आपका इसे अंगूर या इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टॉर्टोरिक पाया जाता है, टॉर्टोरिक पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टॉर्टोरिक। कौन सा है, टॉर्टोरिक। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टॉर्टोरिक अम्ल पाया जाता है, टॉर्टोरिक, टॉर्टोरिक अम्ल। छाप लो, फटाफट छाप लो, फटाफट छाप लो। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। ये आपका सिट्रिक अम्ल है और ये आपका एसिटिक अम्ल है। ये आपका इमली या अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टॉर्टोरिक अम्ल पाया जाता है। बोल दो कोई प्रॉब्लम तुम लोग को, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, फटाफट छाप लो। हल्का सा भी प्रॉब्लम तो बता दो, इसको ना फटाफट छाप लो मेरे प्यारे बंधु, इम्पोर्टेंट है। साथ ही थोड़ा आप लोग ये भी बता दो, साथ ही ये बता दो कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में मार दो, सेव में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेव में जो है आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल जो है पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, मैलिक, मैलिक अम्ल जो है ना पाया जाता है, मैलिक अम्ल। छाप लो, ये भी छाप लो, मैलिक अम्ल, अम्ल है, क्या है, अम्ल है, मैलिक अम्ल जिसको पाया जाता है सेव में। छाप लो फटाफट, एकदम से छाप लो। सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है, सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। छाप लिए सब। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाँ बताओ अगला क्वेश्चन। यहाँ बता दो 22 नंबर क्या करा कि ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो टमाटर में किस में पाया जाता है, टमाटर में किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। एकदम छाप लो, छाप लो, जो नहीं छापा एकदम छाप लो, क्योंकि भैया ये इंपॉर्टेंट है। बोले ना इस बार जो ये महासंग्राम है इसमें से एकदम 80 में से 40 भैया पक्का है, एकदम महासंग्राम की वीडियो। इसको तो बिल्कुल तुम लोग स्किप मत करना, इस वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो, छोड़ना नहीं तो छोड़ना नहीं तो बाद में बाकी भैया बहुत ज़्यादा पछताओगे। छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगला अगला अगला, यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन जवाब दे दो। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि CaSO4 × 1/2 H2O का निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है, बता दो फटाफट। इस बार कमेंट बॉक्स में छाप दो इसका आंसर क्या होगा। चलो धड़ छाप दो, बता दो फटाफट आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होगा, बिल्कुल सही, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। चलिए बता दो इसको, इसका जवाब दे दो। 24 में जवाब दो। कहता निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल अवस्था का अर्थ होता है लिक्विड अवस्था में, लिक्विड, लिक्विड। तरल का अर्थ कहता है लिक्विड अवस्था में जो है पाया जाता है। तो आपका अगर धातु कहेगा तो आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में एकदम छाप दो। आपके लिए एक और क्वेश्चन है, अगर रस्से में एक चीज़ का है अधातु, वो कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो है वो कौन सा धातु है जो कमरे के ताप अवस्था में जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकदम ये भी जो है आप कमेंट बॉक्स में छाप दो, दोनों छापो। तो इसके आंसर की बात करें तो पारा होगा। क्या होगा, धातु कहेगा तो पारा होगा, धातु कहेगा तो क्या होगा, पारा होगा। क्या होगा, पारा होगा। तो इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट, क्या होगा। अधातु क्या है, छाप दो। क्या होगा, अधातु में ब्रोमीन होता है। क्या होता है, ब्रोमीन होता है। क्या होता है, ब्रोमीन। छाप लो, तो लो छाप लो, जो नहीं जानता है छाप लो, जो नहीं जानता छाप लो। अगर आपका धातु कहेगा कि आपसे अगर कहेगा धातु द्रवावस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, तो पारा, जिसको नाम से एक और नाम से जानता है मरकरी, और जिसका अगर बात करें संकेत तो Hg होता है, इसका संकेत Br होता है, ठीक है ना। छाप लो, एकदम सा छाप लो। अगर ये मरकरी कहेगा तो Hg कहेंगे, ठीक है ना। छाप लो एकदम, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन करना, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ देखो 25 में क्या कर रहा है
कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, कितने आबंध बनते हैं। बता दो, इस बार एकदम छाप दो। नाइट्रोजन समझता है 2 का परमाणु क्या होगा, N2 होगा। नाइट्रोजन 2 परमाणु कौन है, N2 है। तो बता दो इसके बीच में कितने जो है आबंध होते हैं, एकदम छाप दो। उसके बाद हम दिखाते हैं कैसे बनता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। क्या होगा, सी होगा, त्रिआबंध होता है। कैसे होता है, चलो हम दिखाते हैं, चलो हम दिखाते हैं तुमको। अब जैसे कि यहाँ देखो, जैसे N2 होता है, क्या होता है, N2 होता है, ये नहीं होता है 2। तो देखो अगर N की बात करें तो ये नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन है। तो इसकी अगर बात करें हमारे बाहरी कक्षा में तो 2, और क्या होगा, इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा बाहरी कक्षा में, 5, क्योंकि 2 5, ये बाहरी कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन रहा, 5 को। तो अगर यहाँ 2 जो है नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, ठीक। तो इस नाइट्रोजन को हम लोग क्रॉस से दिखा देते हैं, ठीक, ऐसे। इसके बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन रहा तो इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहा। तो उसी प्रकार इस भी नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 5 को रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा 5 को। हम इसको थोड़ा डॉट डॉट से ऐसे दिखा देते हैं। तो इसके भी बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन रहा 5 को। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा कि आप जानते हैं बोरबुरी साहब के अनुसार क्या होता है, 2 ना तो 8, क्या होता है, 2 ना तो 8। तो इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करेगा आपका, जैसे कि ये इससे अपना 3 ले लेगा, क्या करेगा, इसका 3 गो प्लस इसके बाद खुद का 5 गो है, इसका संतुलन पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, अगला जो है, अगला क्या करेगा कि इस कंडीशन में जो है आपका, इस कंडीशन में वो क्या करेगा, देखिएगा यहाँ पे। अभी क्या करेगा कि इसका ये जो पहले से था, ये रुझे थोड़ा कलर चेंज कर लें, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। अभी क्या करेगा कि इसका जो है ना 3 लेके पूरा कर लेगा, 5 को इसी का है, और 3 इसका लेके ये अपना कम्प्लीटली पूरा कर लेगा, और ई इसका लेके कम्प्लीटली पूरा कर लेगा, ठीक। इस क्रम में दोनों में अगर बना तो कौन संयोजन बना, 1 2 3, को बना 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन ई दिया, 3 इलेक्ट्रॉन ई दिया, देख रहे ना, 3 इलेक्ट्रॉन लेके ए पूरा काम कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन लेके ई पूरा काम कर लिया। तो कितने संयोजन बना, तो 3 को दिया था, को होगा 3 को जो है अपना इलेक्ट्रॉन दिया सब, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दो फटाफट, कमेंट बॉक्स में कमेंट चिपका दो। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पे देखना, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। क्या होगा आंसर आपका, ग्रेफाइट, क्या होगा, ग्रेफाइट होगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए थोड़ा फास्ट नहीं पढ़ाएंगे तो 1 घंटा से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग समझना है तो आप लोग तो समय देते रहिए, क्योंकि देखिए जब क्वेश्चन अगर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे हम तो समय लगेगा, ठीक। और अगर किसी टीचर का आप लोग चैनल पर जाएंगे तो सिर्फ क्या करेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा, आंसर बताएगा और रिमूव हो जाएगा वहाँ से। तो आप लोगों को लगेगा क्या भाई क्या अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन मेरे मूर्ख विद्यार्थियों सुन लो, चाहे जो भी मेरा वीडियो देखे, जिसको पढ़ना वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना भागे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है भाई पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना नहीं पढ़ेगा, भागेगा यहाँ से। लेकिन मेरा वीडियो को वहीं चला पसंद करेगा, वहीं पढ़ेगा जिसको डिटेल में पूरा ज्ञान चाहिए। जिस छोटा हुआ खाली बस रट्टा मारना वो तो निकल जाए यहाँ से, ठीक। जिसको पढ़ना समझना वो रुके, पढ़े समझे। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ 27वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 27वां क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि कार्बन के बाहरी कक्षा में, यानी बाहरी कोष कहिए या कक्षा कहिए या जो भी सेल कहिए, कहता कि इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है। ये मतलब कार्बन की परमाणु संख्या क्या होता है, 6 गो होता है। तो इसके अंदर वाला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा 4 गो। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कि बाहरी, ये भी नहीं पूछा कि को साझा बना रहा है, ये कहा होता कि कितने इसका संयोजकता होता है, तो 4 होता है। इसने सिर्फ पूछ कर लिया आपसे कि इसकी बाहरी कोष में को इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी बाहरी कोष में को इलेक्ट्रॉन है, 4 गो को इलेक्ट्रॉन है, 4 गो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर, कहता कि एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में क्या है। तो सुनो, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n, क्या होता है, CnH2n, क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है ना। जो मेरे प्यारे बंधु नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n। तो लोग कमेंट बॉक्स में एल्केन का डाल दो, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में एकदम डाल दो, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, डालो फटाफट। हम देख रहे हैं एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एकदम कमेंट बॉक्स में छाप दो। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एकदम सा कमेंट बॉक्स में छाप दो, ठीक है, एकदम सा छाप दो। चलो इसे तुम लोग हम बताते हैं, एक तरीका हम बता रहे हैं कि कैसे क्या होता है, ध्यान देना। यहाँ पे एक होता है एल्केन, क्या होता है,
एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, एक आपका एल्काइन होता है। क्या होता है? एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। ध्यान देना, एकदम बिल्कुल सावधानी बरतना, बिल्कुल क्लियरली समझाना मेरा काम है। तो देखो, अगर एल्कीन की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन क्या होता है? CnH2n। एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2 होता है। तो आपको याद क्या रखना है? याद क्या रखना? थोड़ा सा रुक जाओ, एक मिनट हम बताते हैं। एक मिनट रुक जाओ। H2n-2, यहाँ आपको जुगाड़ क्या याद रखना है कि एल्केन में 2 सटाना है, एल्कीन में हटाना है और अल्काइन में घटाना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। CnH2n+2 में एल्केन का होता है, CnH2n एल्कीन का होता है, CnH2n-2 एल्काइन का होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? एकदम छपा मार लो, जिसको पता नहीं था एकदम साथ छाप लो, जिसको पता नहीं था एकदम साथ छाप लो फटाफट। क्लियर? छाप लो एकदम कमेंट बॉक्स में। अगर यहाँ तक छाप ले तो ओके एकदम टाइप कर दो। छाप लिए एकदम तो एकदम टाइप, एकदम ओके एकदम टाइप करो कि सर क्लियर हो गया। ओके ओके ओके, एकदम सफा कमेंट बॉक्स में ओके मार दो। एल्कीन का कहेगा तो क्या कहेंगे? एल्कीन का कहेगा तो क्या कहेंगे? एल्कीन का कहेगा तो क्या कहेंगे? एल्कीन का पूछ दे क्या कहेंगे? CnH2n, CnH2n+2। और एल्केन का कहेगा, सॉरी एल्केन का क्या कहेंगे? CnH2n+2। एल्केन का कहेगा तो क्या कहेंगे? CnH2n। और अल्काइन का कहेगा तो क्या कहेंगे? CnH2n-2। क्लियर? चलिए, तो इस हिसाब से आपका 28वां क्वेश्चन क्या होगा? एल्कीन का सामान्य सूत्र ना पूछा है, तो एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है, CnH2n एल्कीन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन जवाब दे दीजिए 29 नंबर का। 29 में ध्यान देना, यहाँ पे क्या कहता है? समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर इसमें नहीं है, इसका आंसर इसमें दोस्तों नहीं है। तो इसका आंसर क्या? कमेंट कर दो। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? इसका सूत्र अगर तुमको, अगर इसका आंसर पता हो, अगर इसका आंसर तुमको पता हो तो कमेंट बॉक्स में छाप दो, कमेंट बॉक्स में छाप दो। पता है किसी को? कमेंट बॉक्स में छाप दो एकदम सफा। नहीं पता है, नहीं पता है तो चलो लिख लो, तो आंसर लिख लो। इसका आंसर होता है समवायता। क्या होता है? समवायता। ठीक है, समवायता, समवायता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म छाप लो। इंग्लिश में कहते हैं आइसोमेरिज्म, हिंदी में कहते हैं समवायता। एकदम सब छाप लो फटाफट। इसमें आंसर 9 नंबर 30 होगा, एकदम सब छाप लो। 29 के आंसर, 29 का राइट आंसर ये है, 29 का राइट आंसर ये है, छाप लो। हो गया, आगे बढ़ जा। 29 का राइट आंसर ये है समवायता। क्या है? समवायता, जिसको इंग्लिश कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। ठीक, चलो अगला 30 नंबर क्वेश्चन के बाद क्या कहता है? मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ये बता दो सबसे पहले कि मेंडलीव साहब जो थे आवर्त सारणी को किस क्रम में सजा था? तो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। किसमें? परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। थोड़ा ये मेरे प्यारे बंधु फटाफट थोड़ा कमेंट कर दो कि मेंडलीव साहब को कितने तत्वों की जानकारी था? मेंडलीव साहब को कितने तत्वों का जानकारी था? कमेंट कर दो फटाफट, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। मेंडलीव साहब को तत्वों की कितना जानकारी था? कितना जानकारी था? कमेंट कर दो फटाफट। अगला क्वेश्चन सुन लो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के उद्दग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? उद्दग्र का अर्थ होता है ऊपर से नीचे। उद्दग्र का अर्थ है ऊपर से नीचे आना। तो ऊपर से नीचे आने वाला को उद्दग्र स्तंभ था, उस उद्दग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। कहता अगला क्वेश्चन में कि अम्लराज में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या है? बता दे आपको यहाँ पे HCl को हम लोग HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक। हिंदी में आप लोग लिख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, और आपका HNO3 को कहते हैं HNO3 कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं? HNO3 को कहते हैं
HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। नहीं जानते हो तो छाप लो इसको। अब सुन लो क्या होता है कि इन दोनों का अनुपात की बात करें तो होता है 3:1। क्या होता है? 3:1। क्या होता है? 3:1 होता है। यानी HCl 3 रहता है, E 1 रहता है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका अनुपात क्या होगा? 3:1 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। लेकिन एक बात और सुन लेना, अम्ल राज की अगर बात करें तो इसका एक नाम और होता है एक्वा रेजिया। क्या होता है? एक्वा रेजिया। छाप लो। अम्ल राज का नाम क्या है? एक अम्ल राज को एक और नाम से जानते हैं, वो दूसरा नाम क्या है? अम्ल राज को दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो दूसरा नाम क्या है? एक्वा रेजिया। दूसरा नाम क्या है? एक्वा रेजिया। क्या नाम है? एक्वा रेजिया। ठीक है। और एक्वा रेजिया में अगर पूछेगा कि कौन कौन से अम्ल होता है तो HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसमें होता है। एक्वा रेजिया में कौन सा अम्ल होता है? तो HCl। अगर एक्वा रेजिया की बात करते हैं, ये सोना और ये सबको पिघलाने के लिए काम करता है। ठीक है ना, चांदी को। आइए अगला 33वां क्वेश्चन बताता हूँ। 33 को हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? कमेंट बॉक्स में एकदम सफा छाप दो मेरे प्यारे बंधु, एकदम सफा छाप दो, बिना देरी किए धड़ धड़ छाप दो। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? छाप दीजिए धड़ धड़ बिना देरी किए हुए। क्या होगा आंसर? स्वपोषी होगा। क्या होगा? स्वपोषी होगा। वेरी गुड। क्या होगा? स्वपोषी होगा। अगला क्वेश्चन 34 में देखो। कहता क्या? छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर क्या है? रसांकुर रसांकुर का क्या कार्य है? ठीक है ना। तो छोटी आंत में जो है रसांकुर, आप लोग समझते हैं, उंगली टाइप का इसका एक संरचना नुमा होता है। हम बता दें, मान लो कि आपका छोटी आंत होता है। ठीक है ना, आपका क्या होता है? छोटी आंत होता है, इस तरह का होता है। इसमें ना ऐसे दाना टाइप का, ऐसे दाना टाइप का ऐसे निकला रहता है, इस तरह का दोनों साइड से निकल रहता है ऐसे। ठीक, ऐसे उंगली टाइप का निकल रहता है, इसमें ऐसे उंगली टाइप का निकल रहता है पूरा। इसका कार्य क्या होता है? वही कहा कि रसानुकार का कार्य क्या है, रसांकुर का काम क्या है? तो इसका काम होता है अवशोषण करना। क्या करना? जो आपको भोजन, जो आप खाना वाना खाते हैं ना, जो पच जाएगा उसको अवशोषण करना। क्या इसका काम होता है? अवशोषण करना। आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। 35वां क्वेश्चन जवाब दीजिए। क्या करा कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर बात करो तो क्रेब्स चक्र की एक दूसरी नाम क्या है? तो वायवीय श्वसन। क्या होता है? वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है? वायवीय श्वसन है। और ये क्रिया कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, 26 नंबर। यहाँ क्वेश्चन आए नहीं तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और धड़ाक से जो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आंसर। ठीक है ना, धड़ाक से एकदम कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कहता है पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? अनॉक्सी का अर्थ होता है अवायवीय श्वसन। कहता है एक होता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, इसके बाद अलग तो अवायवीय श्वसन होता है, उसी को अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो बता दीजिए इसका अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका अंतिम उत्पाद क्या है? एकदम सब कमेंट बॉक्स में छाप दो। जानते हैं अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है? इसके उपरांत क्या क्या बनता है? आपका बनता है C2H5OH। ठीक, उसके बाद बनता है CO2 बनता है। ठीक, उसके बाद बनता है आपका ऊर्जा। क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। ठीक है, इतना चीज़ बनता है। अब देखो ऑप्शन में कि इस तीनों में से ऑप्शन में आपका क्या है? ये तीनों में से ऑप्शन क्या है? ऊर्जा कहीं है? नहीं, छोड़ हटाओ। उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है? नहीं है, छोड़ हटाओ। C2H5OH है? हाँ है। कहाँ है? किस ऑप्शन में है? तो सी में है। कहाँ? इथाइल अल्कोहल। क्या है? इथाइल अल्कोहल। आपका आंसर क्या होगा? तो सी होगा। C2H5OH क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल कहते हैं। आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ठीक है ना, बता दो 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ट्रिक बताए थे, जल फॉर जाइलम। क्या होता है? जल फॉर जाइलम। जल फॉर क्या होता है? जाइलम होता है। ठीक है ना, ये ट्रिक बताया था ना आप लोगों को। तो इसका आंसर एकदम सा कमेंट बॉक्स में छाप दो। क्या होगा? अभिन्न सभी बता दें आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ठीक है ना, 38 नंबर का जवाब दे दो। क्या कहता है? कहता है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? तितली में। सुनिएगा, खुला परिसंचरण तंत्र जो है कीट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है?
कीट में पाया जाता है, ठीक है ना। जितने भी कीट होते हैं उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कुछ कीट हैं जिनमें नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बता दो 39, कहता है इनमें कौन सा पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। पादप उत्सर्जी पदार्थ का अर्थ होता है कि जैसे कि मान लो कि आप जानते हो पादप में कहाँ से उसका उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं, जैसे कि छाल से, कहाँ से निकलता है, छाल से, पत्ता से, ठीक, उसके बाद में जड़ से और ताना से, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ जो है वहाँ से उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। लेकिन ये जो है ना आपका स्टार्च, ये उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, ठीक है ना। उसमें संचित रहता है, स्टोर रहता है ये स्टार्च, और ये जो है हम लोग खाते हैं तो ये हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होता है। आगे सुनिए इधर क्या कहा इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। इनमें से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो 40 का आंसर एकदम कमेंट बॉक्स में छाप दो क्या होगा। 40 का आंसर जो कमेंट बॉक्स में छाप दो क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, NH3, क्या होगा, NH3 होगा, ठीक है। अगला आंसर 41 में बता दो क्या होता है। कहता है इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि का अर्थ होता है कि जो किसी नलिका द्वारा हार्मोन बहता है उसको हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी। जो किसी नली के द्वारा, यानी नली कहते हैं ना, पाइप में अगर कोई आपका हार्मोन निकलता है उसके द्वारा बहता है तो उसको वो कहते हैं। अगर डायरेक्टली कोई अगर निकल जाए बिना किसी पाइप या किसी सहारे से तो उसको कहते हैं जो है अंतःस्रावी हार्मोन नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का अर्थ होता है जो किसी नली के द्वारा वो जो है आपका हार्मोन जो है बहे, चाहे एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में जाए, ठीक है ना। तो ये होता है थायराइड ग्रंथि। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थायराइड ग्रंथि होगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 42 में जवाब दे तो क्या कहता है। कहता है इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है। इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर जो है फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो मेरे प्यारे बंधु, क्योंकि ये क्वेश्चन जो कई बार हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, आप बोल ही दिए। इस बार जो है ये आपका एकदम धुआं वाला एकदम वीडियो है। अच्छा से भाई एक बार देख लो, एक बार अच्छा से देख लो, इसको रिवीजन करके इस वीडियो को डाउनलोड कर भी रख लो। अगर वो नेट की प्रॉब्लम है, फ्रेश नहीं दिख रहा होगा तो डाउनलोड करके रख लो, एकदम फ्रेश दिखेगा। वैसे अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ वीडियो के ऊपर जो है आपको थ्री डॉट जो दिख रहा है वहाँ से आप जाके क्वालिटी में इसका पिक्सल चेंज करके देखिए, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम फ्रेश चलेगा, टेंशन मत लीजिए। इस तरह से मैंने हाई क्वालिटी इसको जो है बनाया है, ठीक है ना। तो पहले सबसे बता दो कि फल को पकाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं। एथिलीन जो है हार्मोन जो है पौधे प्रयोग करते हैं जिससे अपने फल खुद से पकाते हैं, ठीक है। 43वां क्वेश्चन जवाब दीजिए क्या करें। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बंधु छापते भी, बहुत ज़्यादा जो है आसान क्वेश्चन है। सब एकदम कमेंट बॉक्स में छाप दे इसका आंसर क्या होगा। 43 का एकदम सब क्वेश्चन में छाप दो भाई, आंसर क्या होगा, मधुमेह। क्या होगा, बिल्कुल सही, मधुमेह। क्या होगा, मधुमेह इसका आंसर होगा। चलो 44वां क्वेश्चन छाप दो। कहता है ईस्ट में अलैंगिक जनन कौन सी विधि से होती है। ईस्ट में तो ये आप लोग बिल्कुल पता है, एकदम कमेंट बॉक्स में छाप दो धड़ाधड़। कौन सा ए है क्या है, छाप दो 44 का, बिल्कुल आपका आंसर सही, मुकुलन विधि द्वारा। कौन सा, मुकुलन द्वारा। अगला 45वां क्वेश्चन छाप दो। कहता है मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। मानव में निषेचन क्रिया, मान लो ये आपका स्पर्म है प्लस ये आपका अंडाशय है, तो ये दोनों कहाँ मिलता है, तो फिलोपियन नलिका में। कहाँ मिलता है, फिलोपियन नलिका में। कहाँ मिलेगा, फिलोपियन नलिका, एकदम सफा आंसर बॉक्स में छाप दो। क्या होता है, फिलोपियन नलिका में होता है। टेंशन, गर्भाशय में नहीं होगा, योनि में नहीं होता है, अंडाशय में। अंडाशय तो खुद जाता है, तो अंडाशय में कहाँ से होगा, ठीक है ना। बता दो अगला 46वां क्वेश्चन। कहता आनुवंशिकता का पिता कौन कहे जाते हैं। कमेंट बॉक्स में इस बार छाप दो। लास्ट ये क्वेश्चन 2 3 और क्वेश्चन है, सब छाप दो। बता दो आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, या आनुवंशिकता का पिता कौन कहे जाते हैं। सफा कमेंट बॉक्स में छाप दो दोस्तों, क्योंकि ये जानबे करते हैं आप लोग बहुत फास्ट जो है इस वीडियो को हम इस बार आपको तैयारी रिवीजन कराए हैं। जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम को हम बिल्कुल नहीं लिए हैं, ठीक है ना। बस शर्तें एक ही बात है, जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है ना पढ़े, भागे यहाँ से। जिसको पढ़ना है एकदम मन लगा कर पढ़े, ठीक। एक ही बात है कि जिसको पढ़ना है मन लगा के यहाँ पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़ना है भागो यहाँ से, ठीक। कमेंट कर दो इसका आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, मेंडल साहब होंगे। कौन होंगे, मेंडल साहब। आनुवंशिकता का पिता कौन है, मेंडल साहब हैं, जिन्होंने दुग मटर के पौधे को लेकर दुग मटर का पौधा चुना और अपने प्रयोग को किया, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन 47 में जवाब कर दो। कहता है जीव मंडल यहाँ गलत कर दिया, जीव मंडल होना चाहिए। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, एकदम कमेंट बॉक्स में छाप दो। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, थोड़ा टाइपिंग करते कहता है जीव मंडल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, एकदम कमेंट बॉक्स में छाप दो। इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, सूर्य होगा। क्या होगा, सूर्य होगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन जवाब देते हुए जाइए। क्या कहता है यहाँ कहता है कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक, अगर दोस्तों ये प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ इंग्लिश में देख लो, शायद आप लोग याद आ जाएगा। एक बार थ्योरी हमारे प्लॉट के देख लीजिए, आप लोगों को लिखवाए होंगे इंग्लिश में। हु रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है हम आप लोग नोट देके थ्योरी में पढ़ाए होंगे, बता दो इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में छाप दो, कौन इसको जो है लिखा हुआ था, और उसी का हिंदी यहाँ पे है। जातियों की उत्पत्ति, ध्यान देना, गड़बड़ मत करना। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को जो हम लोग यहाँ पे हिंदी में कहते हैं जातियों का उत्पत्ति नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी या किसने लिखी है, एकदम सब कमेंट बॉक्स में चपका दो। लास्ट है, कौन लिखा था, तो डार्विन साहब। कौन लिखे थे, डार्विन साहब ने जो है लिखे थे। तो मेरे प्यारे बंधु, अगर ये यहाँ तक अगर आप लोग बिल्कुल अच्छा लगा हो, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फटाफट इसको एक लाइक करते हुए जाइएगा, ठीक है। और दोस्तों में ज़रूर इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी साथ अगला और नेक्स्ट लाइव वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, और जो है अपना ध्यान रखिए। और जो है सबसे ज़्यादा हम यही आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे मेरे प्यारे बंधु कि जो है आप लोगों को पढ़ना है तो मैंने पढ़ना है, आप टाइम टेबल बनाइए, चाहे जो जैसे भी हो, आपको जो है पढ़ना है और इसके लिए आपको मेहनत करना है। क्योंकि मेहनत नहीं करिएगा तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। मेहनत करिए, अपने से मेहनत करिए, किसी टीचर वो से मत रहिए, ठीक है ना। अपने से मेहनत करिए, जहाँ तक हमसे होता है हम आप लोग लिए जो है क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन जो है यहाँ से सर्च करके उसको जो है PDF बना के आप लोग लिए पढ़ाने यहाँ पे आ ही जाते हैं, ठीक है। तो जिनको पढ़ना है पढ़े, जिनको भागना वो भागे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पढ़ना है, आप पढ़िए, आप यहाँ पे रहिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव वीडियो में, ठीक है।